लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट देखा था। ठीक है, तो दो तीन छोटे छोटे पार्ट हो गए हमारे। इलास्टिसिटी वाला पार्ट हो गया, इसमें कैलोरीमेट्री, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, और थर्मल एक्सपेंशन। अगला जो हमारा पार्ट है दैट इज नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो तीन तरह से पॉसिबल है। कौन कौन से मेथड है? तो उसमें पहला मेथड है हीट कंडक्शन। ठीक है, हीट कंडक्शन जो है वो मेनली सॉलिड्स में और लिक्विड्स में पॉसिबल होगा। सेकंड इज हीट कन्वेक्शन। हीट कन्वेक्शन मेनली लिक्विड्स में और गैसेस में पॉसिबल होगा। और थर्ड वन है हीट रेडिएशन। और हीट रेडिएशन के केस में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, यानी मीडियम की जरूरत सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए है। अच्छा, इस फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग कंडक्शन और रेडिएशन थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कन्वेक्शन ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो कन्वेक्शन के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रख सकें कि कन्वेक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप का होता है। तो देखो, कन्वेक्शन जो है वो दो टाइप से डिफाइंड होता है। कन्वेक्शन दो टाइप का है, मालूम है किसी को कौन कौन सा? कन्वेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। देखो, कन्वेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट एक पॉइंट से हीट कलेक्ट करेंगे और वही मॉलिक्यूल्स ले जाके दूसरे पॉइंट पे हीट डिलीवर करेंगे। मतलब मॉलिक्यूल्स ही हैं, एटम्स हैं, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्चुअली ट्रैवल करेंगे। तो हीट कन्वेक्शन का कोई एग्जांपल बताओगे? क्यों भाई? नेचुरल कन्वेक्शन का जो एग्जांपल है दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, और फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल हो जाएगा जैसे हीट कन्वेक्टर। भाई विंटर्स में हम लोग यूज करते हैं ना हीट कन्वेक्टर। उसमें क्या होता है कि कॉइल होती है, कॉइल से एयर हीट होती है, और एक फैन लगा होता है, और फैन जो है वो एयर को फोर्सफुली एटमॉस्फेयर में भेजता है, सराउंडिंग्स में भेजता है। तो वो एयर हीट होके बाहर की तरफ जा रही है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब हमने फोर्सफुली एयर को पंप किया है थ्रू लोअर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है ना, जिससे वो हीट अप हो रही है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हम किसको बोलते हैं? तो देखो, नॉर्मली जब हम लोग कभी सी शोर पे जाना, तो इस बात को ऑब्जर्व करना कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, सन की प्रेजेंस की वजह से ग्राउंड सी वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हीट अप हो जाएगा। मतलब ग्राउंड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं और जो सी वाटर है, सी वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी हीटिंग थोड़ी लेट होगी। ग्राउंड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जल्दी हीट अप होंगे। और ग्राउंड पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो जल्दी हीट अप हो रहे हैं, तो ग्राउंड के ऊपर वाली जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वो हीट होगी तो उसका डेंसिटी कम होगा, तो वो एयर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब ग्राउंड के ऊपर वाली एयर अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऐसा लगेगा कि सी की तरफ से जो एयर है वो इसकी जगह फिल कर रही है, ऐसे समझ लो। मतलब हॉट एयर ऊपर उठेगी और सी की तरफ से जो ठंडी हवा है वो उधर से हमें आती हुई नजर आएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सी ब्रीज। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सी ब्रीज का। ठीक है, और इसी तरह से क्या होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा कि दिन भर में सी वाटर हीटअप हो जाएगा। अब सी वाटर को हीट होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, उसी तरह से वापस ठंडा होने में भी टाइम लगेगा।
जबकि ग्राउंड जो है वो रिलेटिवली जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर की एयर का टेम्परेचर होगा कम और सी के ऊपर की एयर का टेम्परेचर होगा ज्यादा। तो यही सेम काम सी के ऊपर होगा। तो हवा का जो डायरेक्शन है वो हमेशा लगेगा हमको कि टुवर्ड्स सी है। मतलब दिन के टाइम में जब सन लाइट है तो उस केस में हमको लगेगा कि सामने से हवा आ रही है, लेकिन नाइट टाइम में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हीट कन्वेक्शन, नेचुरल हीट कन्वेक्शन। तो हीट कन्वेक्शन में हम लोगों को ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हमें केवल एग्जांपल के थ्रू थोड़ा मतलब थ्योरेटिकली थोड़ा समझ लेना है क्या है ये, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है ज्यादा। हीट कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो अब सर्दियां हैं, वाटर तो हीट करेंगे ही। तो तुमने अगर वाला हीटर यूज किया हो जिसको हम बकेट में डाल देते हैं, रॉड वाला जो होता है हीटर, तो उसमें अगर तुम ध्यान से देखना कि जब उसको हीट कर रहे होते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं एक्चुअली, वो एयर बबल्स होते हैं। और वो एयर बबल्स जो है वो अपने आप ऊपर की तरफ आते नजर आते हैं। मतलब अगर हम वाटर को नीचे से हीट कर रहे हैं, क्यों भाई, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, एयर बबल्स जो है वो अपने आप ऊपर आते हैं। और होता क्या है कि उस पूरे के पूरे वाटर में ऐसे समझ लो कि जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ आएगा और कोल्ड वाटर उसकी जगह ले लेगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या होगा कि पूरे वाटर में इस तरह से हीट करेंट्स डेवलप हो जाएंगी। और ये हीट करेंट्स अपने आप डेवलप हो रही है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप हीट लेके ऊपर आ रहा है और ठंडा पानी जो है अपने आप नीचे जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरा का पूरा वाटर यूनिफॉर्मली हीट हो जाएगा अगर हम नीचे से हीट दे रहे हैं तो। लेकिन अगर तुम सपोज ऊपर वाली लेयर को केवल हीट करो तो तुम देखोगे कि नीचे वाला वाटर जो है वो ठंडा ही रह जाएगा, केवल ऊपर वाली लेयर हीट होगी, क्योंकि जो हॉट वाटर है उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है। तो ये भी एक तरह का नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है ना। दे आर हीट करेंट्स एंड दिस इज अगेन नेचुरल कन्वेक्शन। क्लियर है कन्वेक्शन क्या है तो भाई, कन्वेक्शन क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग मेनली हीट कंडक्शन में। हीट कंडक्शन, देखो हीट कंडक्शन और जो हम लोग करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस, इन दोनों में देखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। हीट कंडक्शन में क्या होता है कि हीट कंडक्शन में जैसे अगर हमने एक रॉड लिया है, ठीक है, इस रॉड का लेंथ एल है, कंडक्टिविटी के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अगर एक तरफ का टेम्परेचर T1 है, एक तरफ का टेम्परेचर T2 है, तो इस रॉड के अंदर जो स्टेडी स्टेट में हीट का फ्लो होगा वो होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और ये जो dq बाई dt है इसी को हम लोग बोलते हैं हीट रेट ऑफ हीट फ्लो बोलो या फिर रेट ऑफ हीट कंडक्शन। तो जो ये रेट ऑफ हीट कंडक्शन है, हीट का जो कंडक्शन है, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। यानी T1 अगर हायर है, T2 लोअर है, तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और ये जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, टेम्परेचर डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ रॉड के। तो अगर तुम इसको इस तरह से लिखो कि ये होता है T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के ए, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक कंडक्शन। कैसे, जैसे अगर तुमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि ये R रेजिस्टेंस है सपोज, ठीक है, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का जो फ्लो है वो 0.1 से 0.2 की तरफ हो रहा है, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इधर वाला जो पॉइंट है ध्यान से चेक करो, तो क्या ये हायर पोटेंशियल है, और इधर वाला पॉइंट चेक करोगे तो ये लोअर पोटेंशियल है। तो करंट का जो फ्लो है, करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का जो फ्लो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम इसको रॉड के फॉर्म में लिखें, रॉड है मान लो, रेजिस्टेंस जो है वो एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, कंडक्टिविटी पता है,
तो ये बनता है L अपॉन सिग्मा ए। तो फर्क सिर्फ इतना है कि सिग्मा जो है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, या इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, लिख दो। सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ठीक उसी तरह से यहां पे जो ये K है, दिस K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर तुम दोनों में सिमिलैरिटी दिमाग में बिठाओगे तो इसको फिर इसके क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए, करंट वाले ही क्वेश्चन हो गए एक तरह से, समझ लो। यहाँ पे हम लोग जिसको रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, या इसको लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पे बनती है रेजिस्टिविटी। तो ये तो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इधर जो लिखा हुआ है दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आर थर्मल, तो आर थर्मल की वैल्यू है एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए, नोट करते जाओ। एंड दिस आर थर्मल इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट बताओगे क्या होगा? थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्यों भाई? थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट, इसका यूनिट बनेगा केल्विन पर वॉट, ठीक है ना। इसका यूनिट बनेगा केल्विन पर वॉट। एक बार देख लो, जितनी बातें लिखी हुई है नोट करो, कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, फिर इसमें एक पॉइंट हम लोग निकालते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए बीच में, तो वो कैसे आएगा। जैसे यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और अगर हम यहाँ पे यानी x इक्वल टू एक्स पे, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू एल है, टेम्परेचर T ले लें, तो T कैसे निकालेंगे। तो देखो ये बोल सकते हैं कि इस पार्ट में जो हीट है वही इस पार्ट में हीट है, यानी dq बाई डी टी 1 इज इक्वल टू dq बाई डी टी 2 कर सकते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा, देखना ध्यान से, dq1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू dq2 अपॉन डी टी। और हीट को क्या लिखेंगे, हीट को हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो इस पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो इस पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा T1 माइनस टी, और अपॉन रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस आएगा x अपॉन के ए, क्योंकि लेंथ x है, k तो k ही रहेगा, और एरिया a है। एंड दिस इज इक्वल टू, इस पार्ट का अगर निकालें, इस पार्ट में कितना रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू T माइनस T2। देखो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन इसको लिखेंगे L माइनस एक्स अपॉन के ए। तो यहां से अगर आप टेम्परेचर निकालते हो
तो टेम्परेचर का फंक्शन आएगा, देखो T1 माइनस T2 अपॉन L और इंटू एक्स, यानी जो टेम्परेचर है वो एक्स के फंक्शन में लीनियरली चेंज होगा। टेम्परेचर जो है वो एक्स के फंक्शन में लीनियरली चेंज होगा। ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। देखो ये पॉइंट एल हो गया, ये पॉइंट T2 हो जाएगा, ये T1 है, ये T2 है, ये 0 है और ये L है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, सीधा सीधा। ठीक है, बाकी जैसे कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, यहाँ पे यूज हो जाएंगे डायरेक्टली। जैसे मान लो कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ये R1 है, ये R2 है, क्यों भाई, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, बीच का टेम्परेचर T है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट क्या वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। फिर दूसरा इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं कि T1 माइनस टी अपॉन R1 इक्वल होगा T माइनस T2 अपॉन R2 के। T1 जो है वो सोर्स कहलाता है और T2 जो है वो सिंक कहलाता है। सोर्स मतलब कि जहां से हीट एंटर होगी इस सिस्टम में, और सिंक मतलब जहां से हीट एग्जिट होगी इस सिस्टम से। तो एक पॉइंट सोर्स हो गया, एक पॉइंट सिंक हो गया, बीच का कुछ और टेम्परेचर होगा, तो वो टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। करंट वाले ही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, क्यों भाई, बताओ। अगर पैरेलल का केस है तो क्या कहोगे, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है ये R1 और एक रेजिस्टेंस है इसी तरह से R2, क्यों भाई, तो बताओगे कितना हीट R1 में जाएगा, कितना हीट R2 में जाएगा। मतलब अगर इधर से करंट H आ रहा है तो इधर जाने वाला हीट 1 और इधर जाने वाला हीट 2 किस रेशियो में डिवाइड होगा, बता सकते हैं। करंट जैसे डिवाइड होता है वैसे हीट भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट लिखना होगा तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन अगर हमें H1 और H2 का रेशियो चाहिए तो हीट का रेशियो जो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब हीट का जो डिवीजन होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, देखो कोई डाउट है तो देखो इसमें क्वेश्चन करके देखो, दे रहा हूं। मान लेते हैं एक कॉम्बिनेशन है रॉड्स का, ये वाली रॉड है L कॉमा K कॉमा A, ये रॉड है L कॉमा K/2 कॉमा A, और ये वाली रॉड है L कॉमा K/3 कॉमा A। इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है। ठीक है ना, और हमें L अपॉन Ka का वैल्यू 1 यूनिट लेना है, गिवन है। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में तो निकालना है कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, बी पार्ट में टेम्परेचर एट ए, और सी पार्ट में टेम्परेचर एट बी। देखो निकालिए इसको, इसके पीछे जो लिखा मैंने उसमें कहीं कोई डाउट है। ये 3 रॉड्स है, सीधे सीधे सीरीज में है, देखो सीरीज वाले कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो करो क्या है, ये तीनों रॉड सीरीज में है तो तुम इसको ऐसे बना लो, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। देखो ध्यान से, इधर का टेम्परेचर 100 है, इधर का टेम्परेचर 0 है।
अब ध्यान से देखो, अगर हम ये वाला रेजिस्टेंस R बोलेंगे तो ये 2R होगा और ये 3R होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ भाई। रेजिस्टेंस होता है L/Ka, तो अगर सेकेंड रॉड का K हाफ है तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। थर्ड रॉड का K 1/3 है तो 3R हो जाएगा रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी जितना टाइम्स कम है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहां से अगर तुम डायरेक्टली देखोगे तो R का वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, ये R ही तो दिया है। तो एक तरह से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6R, यानी कि 6। तो dQ/dt कितना आएगा, तो dQ/dt हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी 6। तो ये वैल्यू तो आ गई 50/3। बोलो, अब अगर हम यहाँ का टेम्परेचर TA लेते हैं और यहाँ का टेम्परेचर TB लेते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि यही वाली जो हीट है वो इन तीनों रॉड्स में फ्लो कर रही है। तो हम किसी भी रॉड के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, यानी dQ/dt को 100 माइनस TA/R भी लिखा जा सकता है, और R की वैल्यू 1 है तो ये है 50/3। तो यहां से देखो TA कितना आता है। इसी तरह से TB निकालने के लिए TB -0/3R को हम लोग 50/3 लिख सकते हैं, R की वैल्यू 1 है तो यहां से आपका TB जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। TA कितना आता है, TA की वैल्यू 250/3 आती है। बताओ प्रोसेस क्लियर है या नहीं, गलत है, कुछ गड़बड़ है, कुछ डाउट है तो बताओ। यस सर, यही है 83.4। हाँ ठीक है, लगभग। और देखो और देखो इसमें मान लो इस तरह से कोई रॉड सिस्टम है, ये वाली रॉड L, K, A है, ये वाली रॉड L, K, 2A है, और ये वाली रॉड L, K/2, A है। ये वाला टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें निकालना है टेम्परेचर फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट O। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट O निकालो। L/K की वैल्यू की जरूरत इस केस में नहीं पड़ेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो उसको भी इसी तरह से अगर तुम रेजिस्टेंस की फॉर्म में बना लो तो देखना जरा ध्यान से। 220/3। 20/3, अब ऐसे आंसर पता नहीं, देखते हैं क्या आता है। 220। 220/3, इधर वाला 100 है, इधर वाला रेजिस्टेंस 1 हो गया, इधर वाला रेजिस्टेंस 1 हो गया, इधर वाला रेजिस्टेंस 1 हो गया। ठीक है, अगर हम इस रेजिस्टेंस को R ले रहे हैं, ध्यान से देखो, तो ये वाला रेजिस्टेंस R/2 बनेगा और ये वाला रेजिस्टेंस 2R बनेगा। ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये 60 डिग्री सेल्सियस है, और ये पॉइंट O का टेम्परेचर T ले लेते हैं। अब देखो ऐसी केस में एक एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हीट कौन से डायरेक्शन से आ रही है और किधर जा रही है, ये हमको नहीं मालूम है। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम जैसे किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं ना कि सम ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, तो वो लगा दो। मान लो कि तीनों साइड से करंट आ रही है और तीनों साइड से आने वाली करंट का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। तो क्या बनाओगे इक्वेशन, तो उधर से कितनी आ रही है, तो इधर से आ रही है 100 माइनस T/R प्लस 20 माइनस T/R/2 एंड प्लस 60 माइनस T/2R इक्वल टू 0। तो देखो यहां से R कैंसिल हो जाएगा, T मिल जाएगा। कितना आता है बताओ सॉल्व करके। क्यों भाई, ये है 100 माइनस T
प्लस 40 माइनस 2t प्लस 30 माइनस t बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये 3t प्लस t बाई 2 यानी ये 3.5t इज इक्वल टू 170 आ रहा है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48.5 के आसपास आता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 340/7। बोलिए, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है ना? देखो जैसे डीबीबी में जो क्वेश्चंस आए उसी में से करते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो इस केस में इफेक्टिव कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? एक सिलेंडर दिया हुआ है और अब इसमें कह रहा है कि इनर रेडियस r है सराउंडेड बाय रेडियस 2r। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ इनर सिलेंडर इज k1 एंड आउटर सिलेंडर इज k2। ठीक है, रेडियस अंदर वाले का r है और बाहर वाले का इनर रेडियस r और आउटर रेडियस 2r। ठीक है, देखो इस तरह से। और लेंथ इसका हम सपोज कर लेते हैं l। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसमें हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो किस तरह से है? तो देखो हीट का फ्लो उसके लेंथ के अलोंग है। तो अगर हीट का फ्लो लेंथ के अलोंग है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, यानी अंदर वाला रेजिस्टेंस होगा R1, अंदर वाले रेजिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं R1 और बाहर वाले रेजिस्टेंस को बोल देते हैं R2। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में इसलिए क्योंकि हीट का जो फ्लो है वो R1 और R2 में एक साथ हो रहा है। ध्यान से चेक करो तो R1 की वैल्यू क्या बनेगी? तो R1 को हम लोग लिखेंगे L अपॉन K1A। ध्यान से देखना। और R2 को क्या लिखेंगे? R2 को लिखेंगे L अपॉन ए की जगह मान लो लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर K1A। और R2 की जगह आएगा L अपॉन K2 इंटू ए। लेकिन R2 में जब हम A लिखेंगे ना तो 3 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जो इफेक्टिव एरिया बनेगा ना R2 के लिए K2 का वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अंदर वाला पाई आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा उसमें से हमें। तो R1 R2 किसमें? पैरेलल में। तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन करेंगे अगर तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एल अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन 3K2। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का मतलब ये होता है कि हम सेम डायमेंशन का एक यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी का सिलेंडर लें और उसका आर इक्विवेलेंट लिखें। तो उसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एल अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू एरिया। तो उसमें तो हम लोग पूरा एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको इक्वल कर दो, यहाँ पे क्या आएगा? दोनों आर इक्विवेलेंट इक्वल कर दो तो ये आएगा 4 टाइम्स के इक्विवेलेंट। क्यों भाई? 4 अपॉन के इक्विवेलेंट, यह पूरा लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई एल 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन 3K2। क्यों भाई? तो यहां से के इक्विवेलेंट कितना आता है? के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन।
अच्छा मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया ना, ये ऊपर होना चाहिए, वही कहूँ मैं, ये होगा K1 प्लस 3K2, के ऊपर आएगा ना, के इक्विवेलेंट ऊपर आएगा, K1 प्लस 3K2, तो यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई K1 प्लस 3K2 अपॉन 4। देखो कर लिया था, बोलिए। और कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस यही एक फॉर्मूला है इसमें जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हीट रेडिएशन में, हीट रेडिएशन में हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बॉडी अगर हमें दी हुई है जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसका अगर कैपिटल A है, तो ये जो बॉडी है ये चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगी। हम लोग देखते हैं ना कि अपने आप कोई बॉडी रखे रखे ठंडी हो जाती है, तो वो ऐसा इसीलिए क्योंकि रेडिएशन से उसमें एनर्जी लॉस होता है, और ये जो रेडिएशन है ये रेडिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी को हम लोग रेडिएशंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो पावर एमिटेड, पावर एमिटेड बाय अ बॉडी एट टेम्परेचर T, मतलब T टेम्परेचर पे ये कितना पावर एमिट कर रही है, तो उस पावर एमिटेड को हम लोग लिखते हैं सिग्मा EA T⁴, एंड दिस इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ये कहलाता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, इसमें कौन कौन क्या क्या है, सिग्मा यहाँ पे स्टीफन्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 5.67 10⁻⁻8 होगा। तो याद रखना भी आसान है, 5678 करके, 5678 5.67 10⁻⁻8 यूनिट बनेगा इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। ठीक है, ई यहां पे क्या है, ई को हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी। ठीक है, एंड एमिसिविटी एक ऐसा फ्रैक्शन है जो सरफेस नेचर पे डिपेंड करेगा, ये हमें ध्यान रखना है, डिपेंड्स ऑन सरफेस नेचर। ब्लैक बॉडी अगर है तो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू हम लोग, फॉर ब्लैक बॉडी ई की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। फॉर जनरल बॉडी कोई और बॉडी अगर है तो उसका हमें ई का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, मतलब ई है एमिसिविटी, कोई भी बॉडी पर सेकंड कितना पावर एमिट कर रही है वो उसके सरफेस नेचर पे डिपेंड करेगा। ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है, ब्लैक बॉडी जो है, तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होगा वो ज्यादा होगा, तो उस केस में उसके लिए जो ई का फैक्टर है वो 1 के बराबर है। किसी और बॉडी के बारे में बात करेंगे तो ई का वैल्यू 1 से कम आएगा, कितना होगा वो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। कैपिटल ए उसका सरफेस एरिया हो गया, टी उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है ना, टी कौन सा टेम्परेचर है, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो पहले यहां तक क्लियर है, तो हमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पावर एमिटेड है वो टेम्परेचर पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, यानी किसी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर डबल करते हैं तो उसमें से एमिटेड एनर्जी जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नीचे इसमें नोट करके लिखते हैं फिर। देखो अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, समझना, जैसे मान लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर Ts है और सराउंडिंग यानी जहां पे हमने इस बॉडी को रखा हुआ है उसका टेम्परेचर भी Ts है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन थर्मल
इक्विलिब्रियम। बोलो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये होता है कि बॉडी रेडिएट तो कर रही होगी लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं कम हो रहा है। तो टेम्परेचर इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी साइमल्टेनियसली रेडिएट भी कर रही है और बॉडी साइमल्टेनियसली सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी कर रही है। और टेम्परेचर चेंज नहीं होने का मतलब ये होता है कि वो जिस रेट से रेडिएट कर रही है उसी रेट से एब्जॉर्ब भी कर रही है। यानी इस केस में हम लोग लिखेंगे कि जो dQ/dt है उसका नेट लॉस 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि dQ/dt जिस रेट से एमिशन हो रहा है उसी रेट से एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओगे कि एमिशन कितना हो रहा है, बता सकते हैं? बॉडी अगर TS टेम्परेचर पे है, उसका एमिसिविटी E है, तो एमिट कितना हो रहा होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से? तो एमिशन हो रहा होगा सिग्मा EA TS⁴। तो क्या एब्जॉर्प्शन भी इतना ही हो रहा होगा, सिग्मा EA TS⁴? क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं बिकॉज बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट बताओ पहले, क्लियर है तो आगे बढ़े। क्यों भाई? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। भाई अगर किसी बॉडी को हमने सपोज ऐसे आइसोलेटेड सराउंडिंग्स में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है और बॉडी का टेम्परेचर, तो देखो अगर हम कुछ देर के लिए बॉडी छोड़ देंगे तो क्या बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर बराबर हो जाएगा ना? इतनी बात यस और नो बताओ। यस सर। तो अगर बराबर हो गया है तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि बॉडी रेडिएट जो कर रही है उतना ही बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है, तभी तो बराबर हुआ। यस सर। अगर मान लो रेडिएट ज्यादा कर रही होती तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल होता, एब्जॉर्ब ज्यादा करती तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन दोनों बराबर है। रेडिएशन कितना होता है वो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, और रेडिएशन की वैल्यू आएगी सिग्मा EA T⁴। लेकिन इस केस में एब्जॉर्प्शन भी इतना ही हो रहा होगा, ये हम लोगों ने इनडायरेक्टली बोल दिया। समझ में आया? तो अगर हम इसी बॉडी को किसी और टेम्परेचर पे रखेंगे, ध्यान से सीखना जरा, बॉडी वही है, सराउंडिंग वही है, सराउंडिंग वही है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर अलग है। तो बताओगे जरा कि बॉडी एमिट कितना कर रही है, रेट ऑफ एमिशन कितना होगा? तो रेट ऑफ एमिशन को लिखेंगे सिग्मा EA T⁴। अच्छा एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा होगा? तो एब्जॉर्प्शन तो डिपेंड करेगा ना कि सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है। तो dQ/dt एब्जॉर्प्शन होगा सिग्मा EA TS⁴, और एब्जॉर्प्शन उतना ही होगा जितना पिछले वाले केस में था। तो इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट इज dQ/dt नेट लॉस, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कितना है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी आएगा सिग्मा EA T⁴ माइनस TS⁴। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें फिलहाल इसमें ध्यान रखना है। हालांकि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए इस पे, बट ये ध्यान रखो कि किसी भी बॉडी को अगर हम T टेम्परेचर पे बॉडी है और बाहर का टेम्परेचर TS है तो बॉडी किस रेट से एनर्जी डिसिपेट कर रही है, वो रेट कितना होगा, तो वो रेट हम इससे निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं हीट रेडिएशन में, तो मैं ये एक पहला फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है। लॉस का मतलब ये है कि हमने इसमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों को काउंट कर लिया है। ठीक है, लॉस का मतलब है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, नोट करो पहले यहां तक। अच्छा देखो, किसी भी बॉडी से अगर हीट लॉस हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो रहा होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब यही है कि बॉडी अगर एनर्जी लॉस कर रही है तो उसका टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा। तो टेम्परेचर फॉल होने का जो रेट है इट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। तो देखो फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, यूजिंग dq इज इक्वल टू ms dt। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि जो dq है वो dq लॉस है, इसलिए हम लोग dt को माइनस में लिख रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर फॉल होगा।
तो यहां से लिख सकते हैं कि dq बाई dt लॉस इज इक्वल टू ms माइनस dt बाई dt। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ये आई सिग्मा ई ए टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। देखो तो यहां से हमें रेट ऑफ कूलिंग मिल जाएगा, दैट रेट ऑफ कूलिंग इज सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4, टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। तो दूसरा ये फॉर्मूला हम ध्यान रख सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग का। ठीक है, कैसे निकाला, और इसी फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर, अगर ये वैल्यू T और TS के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो देखो ऊपर वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा ई ए अपॉन एम एस। देखना जरा ध्यान से, इसको T की जगह हम लोग लिख देते हैं TS प्लस डेल्टा T पावर 4 माइनस TS पावर 4। तो इसमें से अगर हम TS पावर 4 कॉमन ले लें तो देखो क्या बचेगा, TS पावर 4 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS पावर 4 माइनस 1। अब क्योंकि डेल्टा T जो है वो TS से बहुत छोटा है, तो क्या इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये आएगा 4 सिग्मा ई ए TS क्यूब अपॉन MS और डेल्टा T आएगा। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आता है निकल के कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी कहो या T माइनस TS कहो, और यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब ये है कि क्वेश्चन ज्यादातर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे ही पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा अप्लाई करना भी आसान है भाई। उसमें क्या है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में पावर 4 आ रहा है, तो पावर 4 कैलकुलेट करना अपने आप में वैसे ही डिफिकल्ट हो गया, T पावर 4 माइनस TS पावर 4। तो क्वेश्चन जो है वो इस पे ज्यादा नहीं बनते हैं, क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे ज्यादा बनते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे अभी इसके ऊपर। यहाँ तक पहले नोट कर लो, कुछ डाउट है तो पूछिए। कोई एक्सप्रेशन कहाँ से आया? हर एक वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए, सिग्मा क्या है, ई क्या है, ए क्या है, TS क्या है, M क्या है, S क्या है। किसी में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अभी जो कांस्टेंट है इसको हम लोग केवल K से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट K ले लिया है अगर वैल्यू हमको नहीं दी हुई है। अब इसको हम एक बात ध्यान रखेंगे कि व्हेन अ बॉडी एट टेम्परेचर T1 initially cools down to temperature T2 in time delta T according to Newton's law of cooling। तो देन हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? तो देखो अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, T2 माइनस T1, और माइनस dt लिखा हुआ है तो माइनस का मतलब उसको फिर से माइनस कर दो, तो वो बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन dt की जगह हो जाएगा टाइम टेकन यानी डेल्टा T। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट K ब्रैकेट में हमें लिखना है T माइनस TS। ध्यान से देखना, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या लेंगे, बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है, तो हम कोई भी एक मिड में टेम्परेचर एज्यूम कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2 एंड माइनस TS। तो ये एक फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम यूज कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है ना, कब यूज करना है ये मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। व्हेन अ बॉडी एट टेम्परेचर T1
cools down to temperature T2 in time delta T, then according to Newton's law of cooling. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टीफन्स लॉ पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है ज्यादा आया है। देखो अभी देख लेंगे क्वेश्चन एक दो, एक पॉइंट और इसमें नोट कर ही लो तो ये पार्ट खत्म ही हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स लॉ। देखो बॉडी से हीट निकल रही है, रेडिएट हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रेडिएट हो रही है ये किस फॉर्म में हो रही है। तो हमको मालूम है कि ये जो हीट रेडिएट हो रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो फिर हमारे सामने ये भी आएगा कि कौन सी वेवलेंथ के एनर्जी, कौन सी वेवलेंथ के फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो यहां पे अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं वेवलेंथ और एनर्जी एमिटेड का, ठीक है, तो उससे हमको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी है जिसपे सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेवलेंथ की एनर्जी एमिट होती है, बहुत सारी वेवलेंथ की एनर्जी एमिट हो रही है। बस जैसे इमेजिन करोगे जैसे आयरन है, आयरन का अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे कलर देखेंगे तो वो ब्लैक ही नजर आएगा या उसका जो भी नेचुरल कलर है मेटल का। लेकिन अगर हम उसको हीट करते जाएं, बहुत ज्यादा हीट करते जाएं, तो क्या वो तुम्हें रेड हॉट नजर आता है कुछ देर के बाद? क्यों भाई? तो रेड हॉट नजर आने का मतलब यही है कि उस आयरन से रेड कलर के वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वही कलर नजर आएगा जो हमारी आंखों में सबसे ज्यादा पड़ेंगे फोटोन। तो रेड वाला सबसे पहले पड़ रहा है, और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वो रेड से शिफ्ट होने लगेगा, रेड से ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, इस तरह से टेम्परेचर भी चेंज होगा। और टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं वीन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस पे लैम्डा है और जो टेम्परेचर टी है, इट इज अ कांस्टेंट जिसको हम लोग वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो लैम्डा इंटू टी का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है, दिस बी इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। और इस वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है ना। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज wavelength at maximum spectral emittance, wavelength at maximum spectral emittance। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी मदद से हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि कौन से स्टार से क्या वेवलेंथ एमिट हो रही है तो उस स्टार पे क्या टेम्परेचर होगा। किसी भी स्टार से जो वेवलेंथ एमिट हो रही हैं उससे हम उसके टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये T1 टेम्परेचर पे है, तो अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी भी बढ़ती है और लैम्डा की वैल्यू कम भी होती है। तो एनर्जी बढ़ती है तो जिसकी वजह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू कम होगी मतलब लैम्डा इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ भी पूछा हुआ है कई बार कि अलग अलग मटेरियल के लिए हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, तो इस ग्राफ का पीक देखो लेफ्ट में जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने में एनर्जी तो बढ़ती है तो इसलिए ग्राफ ऊपर भी जा रहा है। क्लियर है? तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो वीन्स लॉ और टेम्परेचर चेंज का उस ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बोलिए। ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए वही कर लेते हैं।
देखो जैसे ये 137 है, देखिए देख लो, इसमें अगर डाउट है तो। कह रहा है मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 to 40 in 300 सेकेंड। तो नेक्स्ट 5 मिनट, मतलब पहले 5 मिनट में 50 से 40 हो रहा है, तो अगले 5 मिनट में क्या होगा? तो देखो पहले एक बार हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट के ब्रैकेट T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। देखना, तो T1 से T2 हो रहा है, तो पहली इक्वेशन बनेगी 50 माइनस 40 अपॉन 5 मिनट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब 50 और 40 का एवरेज हो जाएगा 45 और सराउंडिंग टेम्परेचर है 20। तो ये हो गई इक्वेशन 1। बोलो, बाद में हो सकता है कि 40 से उसका टेम्परेचर T हो जाएगा, तो 40 माइनस T अपॉन 5 मिनट्स फिर से इक्वल टू K। अब 40 और T का एवरेज बनेगा 40 प्लस T बाई 2 एंड माइनस 20। देखो ये होगा इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। क्यों भाई, कितना आता है? K कैंसिल हो जाएगा, T निकालना है, बताओ क्यों भाई? करो सॉल्व, कितना आता है? ए आ रहा है। 33 के आसपास। क्लियर है, बताइए। कोई डाउट किसी को कैसे किया? नेक्स्ट देखो 79, सेम ही क्वेश्चन है। देखो आंसर बताओ इसका क्या आएगा। 47 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 47 46 पॉइंट कुछ आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 47। हाँ ठीक है, इक्वेशन यही होगी 60 माइनस 50 अपॉन 10 मिनट्स इज इक्वल टू K, और 60 और 50 का एवरेज हो जाएगा 55 माइनस 25, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और बाद में टेम्परेचर 50 से T हो रहा है, टाइम उसने फिर से 10 मिनट्स ही दे दिया है। दिस इज इक्वल टू K, एवरेज हो जाएगा 50 प्लस T बाई 2 एंड माइनस 25, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से T का वैल्यू 43 के आसपास 47 सर, 47। 47 के आसपास आता है। फोर्टी सेवन आ रहा है, देख लो एक बार। तो 43 आ रहा है। 43 आएगा। 53 आ रहा है। एक्चुअली मैं कैसे अंदाजा लगा ले रहा हूँ, मैं ऐसे अंदाजा लगा ले रहा हूँ कि 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ, पहले 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ, तो अगले 10 मिनट में 10 नहीं होगा, 10 से थोड़ा कम होगा, मतलब जो फॉल होगा वो 10 से थोड़ा कम आएगा। तो 10 से थोड़ा कम, अब ये है कि 9 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, तो 3 और 9 हटा दिया, 7 वाला जो है मुझे लग रहा था कि आना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। जितना बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाएगी, तो जितना वो फॉल हो रहा है ना वो वैल्यू कम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग डीपीपी में हीट ट्रांसफर तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब सिर्फ इसमें 2 पार्ट बचे हुए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी का एप्लीकेशन है, और थर्मोडायनेमिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इस अकेले चैप्टर से 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं एक ही एग्जाम में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं और भेज दूंगा।